गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में हमें देखा था द रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, है ना। हमने क्या देखा था? द रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड फोटोन। इसमें हमने देखा था कि जब भी आप किसी फोटोन को जो एनर्जी देते हैं, जो फोटोन को आप जो एनर्जी देते हैं वो ई की बराबर होती है। फोटोन की जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली एनर्जी जिससे वो एमिट करते हैं, मतलब वर्क फंक्शन प्लस उनकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है ना। और हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी को आप लिख सकते हैं ई माइनस डब्ल्यू, वेयर के मतलब काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है एच न्यू एनर्जी माइनस डब्ल्यू। हमने इसका एक ग्राफ बनाया था। ग्राफ हमने देखा था ये होगा फ्रीक्वेंसी और ये होगा काइनेटिक एनर्जी। हमने ग्राफ देखा था, कुछ इस तरीके से ग्राफ बन रहा था, है ना। इसका जो स्लोप था वो h के बराबर था। स्लोप क्या था? इसका स्लोप h के बराबर था। स्लोप h के बराबर था। आज हम देखेंगे, इसमें देखेंगे हम कि द रिलेशनशिप बिटवीन कट ऑफ पोटेंशियल, इसी को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसी को बोलते हैं हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल। The relationship between cutoff potential or stopping potential and the frequency और कटऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या रिलेशन होगा। तो देखते हैं, हमने जो इक्वेशन लिखा था ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए। आपको पता है कि जो ट्यूब था, ट्यूब हमने क्या बनाया था? हमने स्टार्टिंग में एक ट्यूब बनाया था, एक ट्यूब, है ना। ट्यूब में यहाँ पे क्या रखा हुआ था? इलेक्ट्रोड। यहाँ पे क्या था? इलेक्ट्रोड, है ना। यहाँ पे क्या था? इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहे थे। इलेक्ट्रॉनों के पास में एक काइनेटिक एनर्जी आ रही थी, है ना। इलेक्ट्रॉनों के पास में काइनेटिक एनर्जी आ रही थी। अगर आप देखें कि ये अगर इलेक्ट्रॉनों को काइनेटिक एनर्जी मिल गई तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की रिमूव करेंगे, है ना। तो कैथोड से एनोड की रिमूव करेंगे मतलब उनके पास काइनेटिक एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है? चार्ज। क्या होता है? चार्ज। और किस इलेक्ट्रोड के बीच में रखे गए हैं? वो एनोड और कैथोड दोनों के बीच में रखे गए हैं। कैथोड का एक अपना अलग पोटेंशियल होगा, एनोड का अपना अलग पोटेंशियल होगा। दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस हम क्या बोलेंगे? वोल्टेज। हमें पता है कि जो we know that work is equal to the charge into potential। वर्क इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल के बराबर होता है, ये हमें पता है। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा हुआ है कि जो वर्क है और चार्ज का क्या रिलेशन होता है? वर्क इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो यहाँ पे जो वर्क है, वर्क आपका एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। जो वर्क है हम जानते हैं कार्य, वर्क का मतलब कार्य ऊर्जा का रूप है, या फिर वर्क इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जो एनर्जी देखो वर्क है, एनर्जी का ही फॉर्मेट है। चाहे वर्क को बोलो चाहे एनर्जी बोलो, दोनों इक्विवेलेंट है, मतलब दोनों ही एक दूसरे के फॉर्मेट है। तो जो जिस एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन आगे की ओर मूव कर रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी, वो उसके वर्क डन के बराबर होगी। तो वर्क डन के बराबर होगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू होगी Q। इसकी वैल्यू होगी Q। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? इलेक्ट्रॉन चार्ज है E। पोटेंशियल कितना है? दोनों के बीच का पोटेंशियल V। दोनों के बीच का पोटेंशियल क्या है? V। हम बोलेंगे इसको V नॉट। V नॉट क्यों बोलेंगे? जो पोटेंशियल होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब द डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड, और हम इसको बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल। लिखा है द रिलेशनशिप बिटवीन कट ऑफ पोटेंशियल मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड द फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास ये रिलेशन क्या आया? जो वर्क था, वर्क एक एनर्जी का फॉर्मेट होता है, तो वर्क एनर्जी के बराबर होगा। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। क्यों काइनेटिक एनर्जी? क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है। तो यहाँ पे जो वर्क होगा काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, और इसकी वैल्यू Q मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना? E। पोटेंशियल कितना? पोटेंशियल होगा दोनों प्लेटों के बीच में E नॉट। क्या है? V नॉट। V नॉट का मतलब होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आया E V नॉट। तो अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें
तो आप पाएंगे कि ई वी नोट बराबर एच न्यू माइनस डब्ल्यू। तो वी नोट की वैल्यू कितनी आ गई, एच अपॉन ई न्यू माइनस डब्ल्यू अपॉन ई के बराबर है ना। तो अगर हम इसमें रिलेशन निकालें, ये है इसको बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो बाकी टर्म को आप जानते हैं क्या है, बाकी टर्म ये क्या है, ई का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम ग्राफ बनाए इसका ग्राफ, तो आप पाएंगे कि ये बनेगा ग्राफ, एक साइड होगा आपका वी नोट मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल, एक साइड होगा आपका न्यू फ्रीक्वेंसी। ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से, फिर से ग्राफ इसी तरीके से बनेगा। लेकिन अभी इसका जो स्लोप होगा, वो बराबर होगा h अपॉन ई के बराबर होगा। अभी जो स्लोप होगा वो h अपॉन ई के बराबर होगा। तो आपको देखना है कि दो अलग अलग ग्राफ हैं, दोनों का ग्राफ का फॉर्मेट सेम है, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी, दोनों का ग्राफ अलग अलग है, फॉर्मेट सेम है, मतलब स्ट्रेट लाइन है ना। तो ये हो गया ग्राफ हमने बनाया। इसके बाद हम देखते हैं इन ग्राफ पे कुछ आए हुए क्वेश्चंस को, है ना। इतना लिख लीजिए आप। अगर हम इसमें क्वेश्चन लिखें, तो क्वेश्चन लिखते हैं, है ना। इसमें क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन होगा हमारे पास, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंस रेडिएशन is doubled if the frequency of incidence radiation is doubled, then the new kinetic energy will be, ये आपसे रिलेशन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है रिलेशन, कि आपने एक मान लीजिए एक प्लेट है या मटेरियल है जो इसका सरफेस है, यहाँ पे रे आ रही है, रेडिएशन आ रही है ना, रेडिएशन आ रही है। इनकी फ्रीक्वेंसी है, मान लीजिए इनकी फ्रीक्वेंसी है एफ, है ना, इनकी फ्रीक्वेंसी मान लीजिए एफ। आपने क्या किया कि एक एफ फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को आपने इंसिडेंस करवाया, मतलब गिराया किसी मेटल पे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट हो गए। तो इलेक्ट्रॉन एमिट हो गए, अगर इस मेटल का वर्क फंक्शन W है, तो और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एफ है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी यहाँ पे के सेम। अब हमने सेकंड केस लिया, सेकंड केस में हमने फिर सेम मेटल लिया, अगर मेटल सेम है तो वर्क फंक्शन भी सेम होगा। अब यहाँ पे क्या किया आपने, फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया, 2 टाइम्स ऑफ एफ, फ्रीक्वेंसी को आपने 2 टाइम्स ऑफ डबल कर दिया। तो डबल कर दिया तो पूछ रहा है आपको काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ये आपको पूछ रहा है ना। तो अगर आपको ये डायग्राम में दिया जाए कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंस रेडिएशन इज डबल्ड, देन द न्यू काइनेटिक एनर्जी विल बी क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। देखते हैं कि क्या होगा। इसमें हम लिखेंगे आपका, हाँ, तो हम लिखेंगे जैसे कि हम जानते हैं कि नोट है, क्या जानते हैं हम कि जो एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के।
तो आपको पता है कि केस वन के हिसाब से क्या होगा, एनर्जी क्या होगी, एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, एनर्जी की वैल्यू होती है एच इंटू न्यू। न्यू जगह हम क्या लिख रहे हैं, एफ लिख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी। वर्क फंक्शन तो सेम होगा क्योंकि दोनों ही कंडीशन में आप सेम मेटल ले रहे हैं, सेम मेटल, सेम मेटल, सेम मेटल सरफेस, अगर मेटल सरफेस सेम है तो उनका जो वर्क फंक्शन होगा डब्ल्यू, वो भी क्या होगा, सेम होगा। अगर सेम होगा तो आप लिख सकते हैं कि डब्ल्यू का डब्ल्यू काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट केस में के, सेकंड केस में केस टू में क्या होगा, केस टू में। अब फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी हो गया डबल, मतलब 2 टाइम्स ऑफ एफ हो गया। वर्क फंक्शन सेम होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, डबल डैश। तो इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे, इक्वेशन नंबर 2 नाम देंगे, दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 क्या आएगा, एच एफ अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एच एफ इक्वल टू डब्ल्यू प्लस के अपॉन डब्ल्यू प्लस के डैश। इसको अगर आगे हम सॉल्व करें तो पाएंगे कि एच एफ और एच एफ कट गया, आंसर क्या आएगा, 1/2 इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी अपॉन वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी का डैश, है ना। सो सॉल्व करेंगे अगर हम तो वर्क फंक्शन डब्ल्यू इधर आ गया, के डैश इधर आ गया, 2 का गुणा हो गया, इससे क्या बनेगा, 2 टाइम्स ऑफ डब्ल्यू प्लस 2 टाइम्स ऑफ के डैश। तो जो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है के डैश की वैल्यू। तो क्या करेंगे, 2 डब्ल्यू को उधर लेके जाएंगे तो डब्ल्यू माइनस 2 डब्ल्यू हो गया प्लस प्लस ये के डैश सही है, ये के गलत है, ये क्या के आएगा। तो कितना आएगा, डब्ल्यू माइनस 2 डब्ल्यू, और इसके बाद हम अगर लिखना चाहें तो और क्या लिखेंगे, और लिखेंगे आपको प्लस के डैश इक्वल टू प्लस के डैश इक्वल टू 2k के बराबर। तो यहाँ से w में w बढ़ेगा, कितना आएगा, माइनस डब्ल्यू प्लस के डैश इक्वल टू 2k के बराबर। तो के डैश का वैल्यू कितना आएगा, के डैश का वैल्यू आएगा 2 टाइम्स ऑफ k प्लस ओवर w, मतलब जो न्यू काइनेटिक, क्या है के डैश, क्या है के डैश आपका, क्या है न्यू काइनेटिक एनर्जी, क्या है न्यू काइनेटिक एनर्जी। अब के डैश आपका न्यू काइनेटिक एनर्जी है, तो जो नया काइनेटिक एनर्जी है वो पहले वाले के डबल से कुछ ज्यादा है। आप देख पा रहे होंगे कि जो नया काइनेटिक एनर्जी है उसका वैल्यू कितना है, उसका वैल्यू आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन। काइनेटिक एनर्जी वैल्यू कितना है, 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन, मतलब पुराने वाले काइनेटिक एनर्जी का डबल से भी कुछ ज्यादा वर्क फंक्शन। कितना ज्यादा है, डब्ल्यू मतलब वर्क फंक्शन ज्यादा। तो हमने यहाँ पे निकाल लिया है कि आपने फ्रीक्वेंसी को डबल किया तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, काइनेटिक एनर्जी डबल से भी कुछ ज्यादा हो गया, है ना। इस टॉपिक लेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे द नेचर ऑफ मैटर और इससे रिलेटेड कुछ थ्योरी। इसके बाद हम पढ़ेंगे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड इट्स वेवलेंथ हम ये पढ़ेंगे, है ना। तो हम इसमें देखेंगे इसमें क्या होगा, तो इतना इसमें बिठाना पड़ेगा, आप लोगों को ले लिया वो बिठा लेंगे।
लिखना स्टार्ट करते हैं, समझना स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें क्या होता है, देखिए जैसा कि हम लोग अभी पढ़ते आए हैं कि जो रेडिएशन होता है जिसको हम वेव बोलते हैं, वो पार्टिकल के फॉर्म में भी आगे बढ़ता है, प्रोपेगेट करता है ना, और अपनी मोमेंटम रखता है, अपनी एनर्जी रखता है, और अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करता है ना। हमने ये अभी तक देखा है। तो अभी हम क्या देखेंगे कि डी ब्रोगली ने क्या बताया था कि जैसे कि कोई रेडिएशन जो कि वेव होता है वो पार्टिकल की तरीके से भी बिहेव करता है, वैसे ही कोई पार्टिकल के साथ में एक वेव भी एसोसिएटेड होती है ना। उन्होंने बताया कि जैसे वेव पार्टिकल से कनेक्टेड होता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं रेडिएशन कहीं कहीं वेव के तरीके से बिहेव करता है, और कहीं कहीं यही रेडिएशन जिसको आप वेव बोल रहे हैं वो पार्टिकल के तरीके से बिहेव करता है। तो हम इसका अपोजिट बोलेंगे कि पार्टिकल अब वेव के तरीके से भी बिहेव करता है, मतलब हर एक पार्टिकल के साथ में एक वेव भी एसोसिएटेड होती है। तो डी ब्रोगली ने बताया था, इसको हम बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर। हमने पहले देखा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, चैप्टर का नाम क्या था, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो रेडिएशन भी डुअल नेचर रखती है, मैटर भी डुअल नेचर रखती है। मैटर क्यों? क्योंकि मैटर पार्टिकल के तरीके से तो बिहेव करेगी, लेकिन पार्टिकल भी आपका वेव के तरीके से बिहेव करेगी, मतलब दोनों नेचर होगा पार्टिकल के पास। मैटर के पास पार्टिकल के तरीके से भी मैटर बिहेव करने का मैटर होगा, प्रॉपर्टी होगा, और पार्टिकल के पास आपका वेव के तरीके से बिहेव करने का भी प्रॉपर्टी होगा। मतलब अगर हम इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखें और समझने की कोशिश करें कि क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं इसको कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, according to this theorem every according to this theorem a wave is also associated with every particle is known as matter wave or de Broglie wave। मतलब हर एक पार्टिकल, मान लीजिए कोई पार्टिकल है, पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रही है, तो पार्टिकल ये मूव कर रही है, तो पार्टिकल के साथ हम ये मानेंगे कि एक वेव भी होगी, वो भी ऐसे मूव कर रही होगी। ये तो पार्टिकल है, क्या है ये पार्टिकल, मतलब मैटर। तो पार्टिकल एक मैटर में फॉर्म में आगे मूव कर रही है, तो हम ये मानेंगे जैसे से मूव कर रही होगी उस साथ में एक वेव भी एसोसिएटेड होगा, वेव कुछ इस तरीके से, है ना। तो हम जो वेव पार्टिकल के साथ में एसोसिएटेड होती है, जो लिंक होती है, उस वेव की वेवलेंथ को बोलते हैं वेवलेंथ ऑफ मैटर। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ ऑफ मैटर। तो मैटर वेव की जो लेंथ होगी इसको बोलेंगे वेवलेंथ ऑफ मैटर। तो हम लिख सकते हैं वेवलेंथ ऑफ दिस मैटर वेवलेंथ ऑफ दिस मैटर वेव लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, h अपॉन m इनटू वेलोसिटी। अब ये क्या होगा, यहाँ पे h आपको पता है प्लांक कांस्टेंट, m क्या होगा, मास ऑफ पार्टिकल या फिर बॉडी, मास ऑफ पार्टिकल, v क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, अगर यहाँ से रिलेशन निकाले अब लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू h अपॉन, इसको मोमेंटम बोल सकते हैं, है ना। p क्या होगा, p आपका मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, है ना। p आपका मोमेंटम होगा, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। तो ये होगा लैम्डा क्या होगा, लैम्डा होगा इसका वेवलेंथ, हमने लिखा है लैम्डा की वैल्यू को वेवलेंथ ऑफ मैटर। तो अगर हम इसके बीच में इक्वेशन निकालें कि लैम्डा, यहाँ पे देखो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं। तो इस पॉइंट से हम समझ सकते हैं कि जो पार्टिकल जितना बड़ा होगा उसका वेवलेंथ उतना ही कम होगा, है ना। तो मास की वैल्यू अगर आप ज्यादा करोगे तो वेवलेंथ क्या होगा, कम। इसका मतलब आप लिख सकते हैं, नोट में लिख सकते हैं, नोट में फॉर बिग पार्टिकल, ये नोट है ना, ये नोट है, नोट क्या है, फॉर बिग पार्टिकल इट्स वेवलेंथ
will be smaller than the small particles wavelength। फिर से वीडियो नोट में हमने क्या लिखा, फॉर बिग पार्टिकल इट्स वेवलेंथ इट विल बी स्मॉलर देन द स्मॉल पार्टिकल्स वेवलेंथ। मतलब मास की वैल्यू को बढ़ाओगे, मतलब बड़ा पार्टिकल लोगे तो वेवलेंथ क्या होगा, कम। अगर मास की वैल्यू कम लोगे, कम करोगे तो लैम्डा क्या होगा, बड़ा, है ना। तो छोटे छोटे मास का वेवलेंथ ज्यादा, बड़े मास का वेवलेंथ छोटा, तो ये रिलेशन होता है। इसको बोलते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस कॉन्सेप्ट थ्योरी। डी ब्रोगली ने माना था कि ये हर एक मैटर आपका उससे वेव एसोसिएटेड होता है, उस वेव को उन्होंने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। इसके बाद इस फार्मूले पे क्वेश्चन करते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन लिखें तो क्वेश्चन हम लिख सकते हैं इसमें क्या होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन होगा इफ इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग with speed of 1/37 times of c, then the wavelength associated with it, ये आपको बताना है, कंसीडर करना है। कंसीडर सी क्या है, सी की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सी क्या है आपका, सी है आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट, है ना। तो आपको बताना है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन c/37 की स्पीड से रिवॉल्व हो रहा है, घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक पार्टिकल होता है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल होता है जिसका एक अपना मास होता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर एक पार्टिकल है तो आप उसको बोल सकते हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई एक वेव भी होगा, या फिर उससे रिलेटेड या एसोसिएटेड एक वेव भी होगा, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है तो आप बोल सकते हैं कि उससे रिलेटेड या फिर उससे एसोसिएटेड या उससे लिंक्ड एक वेव होगा। और अगर वेव होगा तो उस वेव की लेंथ भी होगी, वेवलेंथ बोलेंगे इसको हम। तो इस वेवलेंथ आपको निकालना है, तो कैसे निकलेगा, सेम फार्मूला लैम्डा इक्वल टू h अपॉन m इंटू v। आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.63 × 10⁻³ अपॉन मास किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम इंटू v। वेलोसिटी कितना है आपका 1/37, मतलब 37 का अगर यहाँ लिखेंगे 1/37 इंटू 3 × 10⁸। ये आपका वैल्यू आ जाएगा। इसको सोल्व करने में हमारा कुछ आंसर आ जाएगा, ये आंसर निकाल लेंगे, है ना। इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन आते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर पे। इसको आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे
इसके बाद हम लिखेंगे द रिलेशन बिटवीन, क्या द रिलेशन बिटवीन लिखेंगे हम लोग, द रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ ऑफ मैटर, वेवलेंथ ऑफ मैटर एंड आप लिखेंगे वेवलेंथ ऑफ मैटर और लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ मैटर, वेलोसिटी ऑफ मैटर पे। तो रिलेशन है बिटवीन वेवलेंथ ऑफ मैटर एंड वेलोसिटी ऑफ मैटर। तो अब इसमें देखेंगे तो ये वेवलेंथ है और ये क्या है वेलोसिटी। मास तो हमेशा क्या होगा, मास तो हमेशा कांस्टेंट होगा। अगर आप इसको लिखें तो ये हो गया लैम्डा, ये हो गया वेलोसिटी। अब मास किसी भी पार्टिकल कांस्टेंट होगा, h हमेशा कांस्टेंट होता है, तो इसका रिलेशन कैसे निकलेगा, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। इसका मतलब क्या होगा कि ग्राफ कैसा बनेगा, हाइपरबोला, मतलब कुछ इस तरीके से। वेलोसिटी बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा, वेलोसिटी कम होगा तो मतलब इन दोनों का रिलेशन अपोजिट होगा। मतलब यहाँ पे देखिए इस ग्राफ के इस पॉइंट पे देखिए v का वैल्यू कम है, इस ग्राफ के इस पॉइंट पे देखिए v का वैल्यू ज्यादा है। मतलब अगर v1 है ये v2 है, v2 इज ग्रेटर देन v1, ये वेलोसिटी है ना। अब हम इसके बाद लिखेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन इसके बाद हम लिखेंगे द रिलेशन बिटवीन, डायरेक्ट लिख रहे हैं लैम्डा, लैम्डा मतलब ये वेवलेंथ ऑफ मैटर, इसको बोलेंगे लैम्डा, लैम्डा एंड लिखेंगे द पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये क्या होगा, देखो हमने पढ़ा था एक ट्यूब, हमने क्या पढ़ा था, एक ट्यूब बनाया था, ये ट्यूब है, ट्यूब में क्या था इलेक्ट्रोड, क्या थे इलेक्ट्रोड, ये किसी जुड़े हुए हैं, बैटरी से जुड़े हुए हैं, है ना, इसी जुड़े हुए हैं बैटरी से। ये जुड़ा हुआ है एक बैटरी से। अगर इस बैटरी का वोल्टेज है V, तो ये क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, इसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे इसको V को, है ना। ये है आपका, ये क्या है आपका कैथोड, ये है कैथोड, ये क्या है आपका एनोड। हमको पता है इलेक्ट्रॉन इस तरीके से एमिट करते हैं जब यहाँ से रेडिएशन आता है ना, हमको पता है। तो हमने देखा है कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, है ना। इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हमने देखा था वर्क के बराबर होगी, क्यू वर्क के बराबर होगी। आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमने देखा था वर्क का फार्मूला क्या था, वर्क का फार्मूला था, ये क्या है वर्क, इसको हमने बोला वर्क। वर्क का फार्मूला क्या होता है, Q इंटू वी। तो Q का वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे Q का वैल्यू है E के बराबर और V का वैल्यू V, ऐसे लिखते हैं, पढ़ा दिया। ये वेलोसिटी नहीं है, ये वेलोसिटी नहीं है, ये क्या है आपका, इसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, इसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये और ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है आपका, इसको बोलेंगे वेलोसिटी, इसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू E V के बराबर आएगा, जिसको हम बोलेंगे वर्क या फिर वर्क डन या फिर एनर्जी, या फिर इसको हम बोल सकते हैं। अब अगर लगाया वर्क एनर्जी थ्योरम, लगाया वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th में, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है कि किसी सिस्टम या बॉडी पे लगने वाले सभी वर्क डन को जोड़ दिया जाए, किसी सिस्टम या बॉडी पे लगने वाले सभी वर्क डन को जोड़ दिया जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन के बराबर होता है। देन इट इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मतलब इलेक्ट्रॉन पहले तो रेस्ट में रहा होगा, इलेक्ट्रॉन पहले रेस्ट में रहा होगा, उसके बाद एक वेलोसिटी में आया होगा, तो उसकी जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, मतलब के बराबर होगी। और जो वर्क डन है, वर्क डन वो हमने देखा है Q इंटू वी के बराबर होगी, मतलब E इंटू वी के बराबर होगी।
तो कुल मिलाकर हम अगर बात करें सिंपल सा वर्क डन का फार्मूला होता है Q इनटू V किसी चार्ज के लिए। तो चार्ज के लिए Q का वैल्यू क्या होगा E, V का क्या होगा वैल्यू होगा V। क्यों V होगा V क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बैटरी वोल्टेज के बराबर पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है वोल्टेज, ये हो गया वोल्टेज। और आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू फार्मूला क्या होता है हाफ m u का स्क्वायर, इसको यू लिख लो m u का स्क्वायर। u क्या होगा इसकी स्पीड, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन u स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं u स्पीड से, तो इसको हाफ m u स्क्वायर इनटू ev का ev। अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो पाएंगे m u स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ev, है ना 2 टाइम्स ऑफ ev। इसको आप लोग लिख दिया होगा, है ना, इसको मिटाए बता रहा हूं। देखो क्या होगा कि हाफ एम वी स्क्वायर का वैल्यू 2 ई वी आ गया। अगर मैं दोनों साइड में एम एम का गुणा कर दूं, दोनों साइड में एम एम का गुणा कर दिया जाए एम इनटू एम यू स्क्वायर, तो 2 टाइम्स क्या बन जाएगा ई वी इनटू एम, तो क्या बन जाएगा ये एम यू का होल स्क्वायर, तो ये क्या बन गया 2m ई वी, ये बन गया। तो एम वी का एम यू का वैल्यू कितना आ गया, एम यू का वैल्यू कितना आ गया रूट ओवर 2m ई वी, ये आ गया। और आपको पता है हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू क्या होता है h अपॉन m v, v क्या था वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी हमने क्या माना है u, और mu का वैल्यू कितना है, mu का वैल्यू है रूट ओवर 2 टाइम्स ऑफ m e v, रूट ओवर 2m e v। एक बार चेक कर लेता हूँ हमारा सब सही है, एम वी का स्क्वायर सही है। ठीक है, तो हमने सी बनाया है, तो यहाँ से हम इसका रिलेशनशिप का ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ कैसे बनेगा, देखो ग्राफ कैसे बनेगा देखते हैं। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, हमने हेडिंग डाला था रिलेशनशिप बिटवीन लैम्डा एंड द पोटेंशियल डिफरेंस, तो लैम्डा आ गया है, लैम्डा एक साइड है, तो आप इस रिलेशन से देख सकते हैं लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट वी, ये रूट है रूट वी। इसका मतलब ये होगा कि लैम्डा और अगर रूट वी का ग्राफ बनाओ तो पाएंगे ये होगा लैम्डा, ये होगा रूट वी, या फिर अगर वी बोलना चाहेंगे तो वी बोल सकते हैं, रूट वी बोलना चाहेंगे रूट वी बोल सकते हैं, रूट वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, दोनों का रिलेशन कैसा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब इसका रिलेशन कैसा बनेगा बताइए, इनका रिलेशन कैसा बनेगा, इनका रिलेशन बनेगा कुछ इस तरीके से, ऐसा हाइपरबोला, है ना हाइपरबोला, हाइपरबोला। और अगर आप बनाना चाहते हो एक और रिलेशन बनाना चाहते हो आप, इसको आप लिख देंगे लैम्डा और इस एक्सिस को नाम देंगे आप 1 अपॉन रूट वी, 1 अपॉन रूट ओवर वी। अगर ऐसा एक्सिस नाम देते हैं तो ये क्या हो गया, हमें पता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है y इक्वल टू mx प्लस c। आपको पता होगा ये होता है स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा का समीकरण। क्या होता है सरल रेखा का समीकरण, सरल रेखा का समीकरण। तो y की जगह पे क्या है यहाँ पे लैम्डा, y की जगह पे क्या है लैम्डा, x की जगह पे क्या है यहाँ पे x की जगह पे 1 अपॉन रूट वी, x की जगह पे क्या है 1 अपॉन रूट वी। तो m की जगह पे क्या है कोई भी यहाँ पे प्रोपोर्शनल है बराबर आएगा, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, c क्या है यहाँ पे कुछ नहीं होगा 0। तो ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, इसको अगर बनाओगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये रिलेशन बनेगा ग्राफ का टर्म्स में। ये हमने देखा द रिलेशनशिप बिटवीन द लैम्डा एंड द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। हमने ग्राफ कैसे बनाया है, हमने ग्राफ बनाया है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन या स्ट्रेट लाइन का यूज करके। y इक्वल टू mx c, y क्या होगा y एक्सिस पे लैम्डा, x क्या होगा x एक्सिस पे रूट, ये रूट है ना, ये रूट है और ये v है v। तो जब भी एक ऐसा रिलेशन बनता है इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको हम लोग हाइपरबोला, इसको बोलते हैं हाइपरबोला, अति परवलय बोलते हैं हाइपरबोला, हाइपरबोला। तो ऐसा होता है रिलेशन बनता है। और इसका ये रूट v है, इसको अगर बनाए 1 अपॉन रूट v, अगर हम इसका ग्राफ बनाए 1 अपॉन रूट v का ग्राफ बनाए तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, है ना।
तो देखते हैं इसके कुछ आए हुए अच्छे क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास मान लीजिए है ग्राफ के टर्म्स में, हमने बहुत सारे ग्राफ बनाए हैं, तो ग्राफ के टर्म्स में बात करेंगे क्वेश्चन के बारे में। मान लीजिए हमारे पास ग्राफ है, एक साइड है लैम्डा, एक साइड है आपका 1/√v। v क्या है यहाँ पे? v क्या है आपका? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है? v है पोटेंशियल डिफरेंस। और ग्राफ दिया है आपको, एक ग्राफ दिया है ऐसे, एक ग्राफ दिया है ऐसे, और एक का नाम है a, एक का नाम है b। आपको बताना है कि ग्राफ का स्लोप, स्लोप मतलब इसका स्लोप है स्लोप a, इसका स्लोप है स्लोप b। तो स्लोप क्या बताता है ना? हमारे पास दो ये a और b में से हमारे पास दो मेटल है, दो पार्टिकल है। we have two particle, we have two particle, namely 1,1H and 3,1H। हाइड्रोजन के ही दो हमारे पास पार्टिकल हैं, एक को बोलते हैं प्रोटियम, एक को बोलते हैं ट्राइटियम। हमको बताना है, सो चूज द ग्राफ रिलेटेड विद देम। मतलब कौन सा ग्राफ किसका ग्राफ होगा, ऐसा कुछ पूछ रहा है। हमारे पास दो पार्टिकल हैं, एक है प्रोटियम, एक है ट्राइटियम, है ना? तो दोनों में से कौन सा ग्राफ किसका होगा ये पूछ रहा है। तो हम देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जाए क्वेश्चन को, तो देखते हैं। देखो क्या होगा, आप जानते हैं कि अगर जो प्रोटियम होता है 1,1H, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। और प्रोटॉन कितने होंगे? अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी इसके पास 1 ही होगा, है ना? 1 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास, और इसके पास 1 प्रोटॉन होंगे। और अगर प्रोटॉन 1 है तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? न्यूट्रॉन होंगे इसमें 0, बस 0 न्यूट्रॉन। क्या होंगे? 0 न्यूट्रॉन, है ना? और अगर मैं पूछूं आपको कि जो ट्राइटियम है इसके पास क्या होगा? इसके पास होगा 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन। तो बताओ दोनों में से अगर इसका चार्ज है, दोनों का चार्ज इक्वल है क्या? अगर मैं इसका चार्ज बोलूं, इसके पास मान लीजिए चार्ज है Q1, इसका चार्ज है मान लीजिए Q2, दोनों का चार्ज क्या है? बराबर। क्यों दोनों का चार्ज बराबर है? अब देख रहे हैं न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, है ना? प्रोटॉन के पास चार्ज इक्वल होगा, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज इक्वल होगा। अब बोल सकते हैं दोनों के पास चार्ज क्या होगा? इक्वल। क्या होगा? चार्ज इक्वल। तो चार्ज अगर इक्वल होगा तो हम डिफरेंस क्या होगा? दोनों का मास। इसका मास कितना होगा? इसका मास होगा मास प्रोटीन को मास होता है प्रोटीन का, इसका जो मास होता है मास वो होता है 1, और इसका जो मास होता है 3। तो हमको यही बताना है। तो देखो ये जो ग्राफ है, ग्राफ में अगर पूछूं आपको कि किसका स्लोप ज्यादा है, तो अगर ये थीटा 1 है, ये अगर और ये अगर
अगर ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 कर लो, थीटा 2 है, इसको थीटा 1 कर लो। अगर एक थीटा 2 एक थीटा 1 है तो आप देख सकते हैं थीटा 2 ज़्यादा है थीटा 1 से। इसका मतलब टेन थीटा 2 ज़्यादा होगा टेन थीटा 1 से। इसका मतलब जो स्लोप देखो, अगर आप देखें दोनों लाइन को देखें तो थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, तो टेन थीटा इज ग्रेटर देन थीटा 2। टेन थीटा का मतलब क्या होता है? टेन थीटा का मतलब होता है स्लोप। टेन थीटा का मतलब क्या होता है? स्लोप। तो स्लोप किसका ज्यादा होगा? स्लोप 2 का ज्यादा होगा स्लोप 1 से, है ना। अगर स्लोप ज्यादा है तो स्लोप क्या बताता है? हमने एक रिलेशन लिखा था, लैम्डा इक्वल टू 1 अपॉन रूट ओवर 2 m e v, है ना। अगर इसको अलग अलग लिखें, इसको यहाँ से अलग है, लैम्डा को अलग 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 लिखें तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट ओवर 2 m e और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट v, है ना। इसको और अलग लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट 2 m e 1 अपॉन रूट v, है ना। इसका मतलब देखो लैम्डा और इसका ग्राफ बना रहे हो तो इसमें इसका जो स्लोप है, स्लोप किसके बराबर है? जो स्लोप है इस इक्वेशन में देखो हम लिखते हैं y बराबर mx प्लस c। x की जगह y की जगह पे कौन है? लैम्डा। y की जगह पे कौन है? लैम्डा। और x की जगह पे कौन है? 1 अपॉन रूट ओवर v, 1 अपॉन रूट ओवर v। c की जगह पे कौन है? c की जगह पे कुछ नहीं मतलब 0, c की जगह कुछ नहीं मतलब 0, है ना। तो m का वैल्यू कितना निकला? m का वैल्यू निकला ये। m मतलब m को बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं? m को बोलते हैं स्लोप। m को बोलते हैं स्लोप। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, ये मैथ्स का पार्ट है। तो m का मतलब होता है स्लोप। तो ये स्लोप का वैल्यू कितना है? 1 अपॉन रूट ओवर 2 m e, 1 अपॉन रूट 2 m e, और यहाँ पे क्या होगा? 1 अपॉन रूट 2 m e। अब देखो दोनों का चार्ज, e क्या है? चार्ज, क्या है? चार्ज। यहाँ इसको e की जगह आप लिख सकते हैं q ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि दोनों का चार्ज अलग अलग है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे कौन है? प्रोटियम और टाइटेनियम, दोनों का चार्ज। तो चार्ज दोनों का सेम है लेकिन मास अलग है। इसका मास m1, इसका मास m2। तो देखो हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कि अगर देखो चार्ज तो सेम है, चार्ज क्या है आपका? दोनों चार्ज सेम है, तो इस वजह से हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2, यहाँ पे भी सेम होगा तो बचेगा क्या? रूट ओवर m1 ग्रेटर देन 1 अपॉन रूट ओवर m2। अब ये बताओ मुझे, ये बताओ हमने गलत लिख दिया, ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, है ना। तो ये 2 होगा और ये 1 होगा। अब देखो आप बोल रहे हो कि m2 1 अपॉन रूट ओवर m2 की वैल्यू ग्रेटर देन है 1 अपॉन रूट m1 के, मतलब ये होगा यदि इसको पलट दें आप तो अगर ये वैल्यू m2 की वैल्यू छोटी होगी तो इसका जो वैल्यू होगा बड़ा होगा। मतलब हम इसको ऐसे बोल सकते हैं रूट m2 की जो वैल्यू है वो कम होगी रूट ओवर m1 से, है ना। तो क्या होगा? मान लीजिए m1 की वैल्यू है 2, m1 की वैल्यू है 2, m2 की वैल्यू है आपका 1, तो 1 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? देखिए मैं बोल रहा हूँ, मान लीजिए m1 की वैल्यू है आपका, m1 की वैल्यू है आपका 2 और m2 की वैल्यू है आपका 1। अगर इसमें बड़ा कौन है? m1 और m2 बड़ा कौन है? m1 बड़ा है m1, तो m1 बड़ा होगा तो हम यहाँ बोल सकते हैं m1 ग्रेटर देन m2। अब देखो m1 को आपने बड़ा किया तो m1 की वैल्यू को बड़ा लिखोगे तो कितना बनेगा? 1 अपॉन 2, कितना बनेगा? 1 अपॉन 1। तो 1 अपॉन 1 क्या होगा? 1 अपॉन 1 हमेशा बड़ा होगा 1 अपॉन 2 से। इसका मतलब ये होगा कि अगर 1 अपॉन रूट m2 ग्रेटर देन है 1 अपॉन रूट m1 के, तो यहाँ से आप ये बोल सकते हैं कि रूट m2 छोटा होगा रूट m1 से। मतलब इसको अगर पलट दें इक्वेशन पलट दें तो आप पाएंगे m2 की वैल्यू लेस देन m1 है। m2 मतलब सेकंड ग्राफ मतलब एक ग्राफ। तो m2 मतलब अगर ये m2 है तो m2 हमने किसको माना है? हमने माना है ट्राइटियम को। हमने किसको माना है? ट्राइटियम को। एक मिनट, हमने माना है m2 का मतलब हमने माना है स्लोप 2 मतलब a, इसका स्लोप, और इसके स्लोप का मास क्या है? कम। इसके स्लोप का मास कम है। मास कम किसका है? मास कम है इसका। देखिए इसका मास कम है 1 है, तो मास कम किसका है? m2 का। इसको ये होगा m2 का मास कम है
और m1 का मास ज्यादा है, m1 मतलब ये होगा m1 आपका, ये होगा m1, ये होगा m2, तो ये m1 का मास होगा 3, m1 मतलब ट्राइटियम, ट्राइटियम का अगर मास ज्यादा है मतलब ये होगा m1, तो स्लोप किसका बनेगा, मतलब स्लोप जिसका ज्यादा उसका मास कम, स्लोप जिसका ज्यादा उसका मास कम, मतलब स्लोप जिसका ज्यादा उसका मास कम, उसका मास कम मतलब ये होगा आपका 1,1H प्रोटियम, ये क्या होगा 3,1H ट्राइटियम। देखो इसका मास ज्यादा मतलब इसका स्लोप कम, इसका मास कम मतलब इसका स्लोप ज्यादा। देखो स्लोप ज्यादा कम, जिसका स्लोप कम उसका मास ज्यादा, स्लोप 1 का स्लोप कम था लेकिन इसका मास ज्यादा है। देखो स्लोप 1 का स्लोप कम है, स्लोप 2 का स्लोप ज्यादा है, लेकिन इसका स्लोप 2 का मास कम है, इसका मास ज्यादा है, तो इन्वर्सली रिलेशन है ना। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं पे खत्म करते हैं, और कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू।